हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डेली आंसर राइटिंग सेशन को ले रहा हूं मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और देखिए, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली 8 पीएम पे जो है दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और ये जो दो क्वेश्चंस हम 8 पीएम पे डिस्कस करते हैं, ये आपको देते हैं हम 11 एएम पे। ठीक है। और आपके पास टाइम होता है कि आप 11 एएम से 8 पीएम के टाइम में चाहे तो आप लिख लो इन क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस को लिख के हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पीयर इवेल्युएशन ग्रुप में आप जो है अपने आंसर्स जो ज्वाइन करके पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो आपके आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं। आप उनके आंसर्स को देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि दूसरे लोग कैसे लिखते हैं। और साथ में यहीं से हम एक या दो आंसर्स उठाते हैं और उनको यहाँ पे इस सेशन में रिव्यू करते हैं, बताते हैं कि उसमें क्या चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव है, जो आपको करते रहनी चाहिए, और क्या जो है इम्प्रूवमेंट्स आप ला सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो आज के थे वो GS3 इकोनॉमी से हैं, राइट, एज पर अवर शेड्यूल। और जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राइवेटाइजेशन पे। वो गवर्नमेंट की, आप सबको जानते हो, गवर्नमेंट ने इस साल एक नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो उसी के ऊपर है दैट इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर अवर इकोनॉमी जस्ट एज 1991 रिफॉर्म्स वर। तो ये चीज आपको डिस्कस करनी है। नाउ रिमेंबर, 10 मार्क का है तो आपको बड़ा ही ब्रीफ और कंसाइज होना चाहिए अपने एक्सप्रेशन में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और क्या होगा। बट उससे पहले अगेन आप सबके लिए एक और, जो हम एक नए टाइप से आपको करना चाहते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले इसका। आप कोशिश कर सकते हो, अगर पूरा आंसर नहीं भी लिखा तो पॉज फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद एटलीस्ट ट्राई टू राइट, या तो इंट्रो राइट करने की कोशिश करिए, जो भी आपका वीक पॉइंट है, या फिर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, राइट, कमेंट्स में। तो एंड वी विल सर्टेनली, जो अच्छा इंट्रो होगा, वी विल गिव देम, वी विल गिव देम एंड सजेशन कि हाँ आपका इंट्रो सही है, या जिन्होंने कुछ लिखा, कुछ गलती की, तो उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, उनको हम ये बता देंगे। तो ये चीज आपको कमेंट्स में लिखनी है। ठीक है। सो कमेंट्स में लिखिए, या लाइव चैट में देखिए, रिव्यू करना मुश्किल होता है। कमेंट्स में लिखेंगे तो दूसरे लोग भी आपका जो इंट्रो आपने लिखा है वो देख सकते हैं, और हो सकता है आपको कुछ बेटर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो डू राइट इट डाउन इन दी कमेंट्स, दिस विल ओनली हेल्प यू। ओके। नाउ अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें इस क्वेश्चन की, सो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, जरा हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की है, इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द लाइक 1991 रिफॉर्म्स। ठीक है, सिंपली इतना पूछा है। तो आपको पहले तो पॉलिसी ही बतानी होगी इंट्रोडक्शन में। सो इंट्रोडक्शन में आप सीधा पहले बताएंगे कि क्या नई पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन की, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, पीएसईज के लिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है। फिर एक बार पॉलिसी बता दी तो आप बताओगे कि कैसे वो गेम चेंजर हो सकता है, मतलब क्या बेनिफिट्स होंगे उसके, कैसे वो जो है इकोनॉमी को और गवर्नमेंट को बेनिफिट कर सकता है। और उसके बाद आप बताओगे कि क्या एसोसिएटेड कंसर्न्स एंड इश्यूज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव है। कुछ कंसर्न्स एंड इश्यूज भी एसोसिएटेड है प्राइवेटाइजेशन से, उनको भी रेज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको डिस्कस कहा गया है तो आप ये वाली साइड भी बताओगे। और कंक्लूजन में फिर आप बताओगे कि ओके, कुछ सजेशंस दे सकते हो, या आप बताओगे कि वे अहेड क्या है, कि आगे जाके जो है कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड है पॉलिसी, ये आपको कंक्लूजन में बताना होगा। ठीक है। नाउ देखो, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो इंडिया हैज अडॉप्टेड अ न्यू पीएसई पॉलिसी, राइट, जिसका कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट सिमिलर होगा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जैसा, राइट। और इस पॉलिसी में एक रोड मैप दिया है फॉर बोथ डिसइन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन नॉन स्ट्रेटजिक एज वेल एज स्ट्रेटजिक सेक्टर्स, राइट। सो बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स है जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनको स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक में डिवाइड कर दिया गया है। और आपके 4 स्ट्रेटजिक सेक्टर्स है। एटॉमिक एनर्जी, अगेन फॉर योर प्रीलिम्स, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। 4 स्ट्रेटजिक सेक्टर्स है: एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, पावर एंड पेट्रोलियम, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, राइट। सो ये कहा गया है कि इन 4 सेक्टर में क्या होगा, बेयर मिनिमम प्रेजेंस, यानी बेयर मिनिमम कितना, 1 to 4 जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मैक्सिमम 4, 4 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नहीं होंगे।
और बाकी जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें क्या होगा, उसमें जो है बाकी बचे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज से या तो उनको प्राइवेटाइज कर देंगे या फिर उनको जो है बंद कर देंगे। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अब जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा किनका, प्राइवेट सेक्टर का। नाउ देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, नाउ दिस इज समथिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये बनाए गए थे इनिशियली जब आपका प्राइवेट सेक्टर जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा गया था कि प्राइवेट सेक्टर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ना वेल डेवलप्ड था जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस सेटअप किए, राइट। सो ताकि जो है गुड्स और जो नीड्स हैं जो इकोनॉमी की वो फुलफिल हो सके और गवर्नमेंट का एक कंट्रोल भी रह सके इकोनॉमी। बट अब 1991 के बाद हमने देखा है, एक तो गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमी पे कंट्रोल कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया। दूसरी चीज प्राइवेट सेक्टर भी काफी वेल डेवलप्ड हो गया है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हमें कितनी नीड है, वो जो है उसी के कम नीड है, इसीलिए ये पॉलिसी जो है लाई गई। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया दिया, इनफैक्ट इस टाइप से भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते थे। नाउ हाउ इट कुड बी गेम चेंजर, इट कुड इम्प्रूव दी इफ कॉम्पिटेंसीज विद इन एंटरप्राइजेस। तो हम सब जानते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बहुत सारी इनफिशियंसीज है, वो जो है ब्यूरोक्रेसीज की तरह वर्क करते हैं, यानी करप्शन होता है, वहाँ जो सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी पुअर है, ठीक है। कहीं जो है वो जो है लॉस मेकिंग है, ठीक है ना। तो ये सब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उनमें, तो इसलिए वो जो है इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, राइट। सो उसके अंदर अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सो इट इज बिलीव दैट इट विल इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंसीज। इवन इकोनॉमिक सर्वे ने भी फाइंड किया था 2019-20 के कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज किए गए हैं, दे हैव बेटर रिटर्न्स, और जो उनका परफॉर्मेंस जो है रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इट ऑल्सो हेल्प्स कीपिंग द कंज्यूमर नीड्स अपर मोस्ट। तो जैसे आप सब जानते हो कि एसबीआई बैंक में जैसे बोलते हैं, एक एसबीआई बैंक हो गया, एक एचडीएफसी। नाउ इट इज मतलब एक जो बड़ा ही स्टीरियो टाइप बन गया है, राइट। ऐसा होता है कई जगह, नहीं होता कई ब्रांचेस से, ब्रांच टू ब्रांच डिफर करता है। बट आप खुद सोचिए एसबीआई की इतनी बैड रेपुटेशन और स्टीरियोटाइप क्यों बना, बिकॉज ऑफ दी वे दे हैंडल देयर कंज्यूमर्स, राइट। वहां पे कंज्यूमर्स की नीड्स जो है वो फर्स्ट नहीं रखते थे। जबकि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इट पुट्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी, या कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है उसको ऐसा नहीं है कि अगर जो है गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी, वो हमेशा चलते हैं कंज्यूमर के पैसों से। जबकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं वो मेनली चलते हैं सरकार के पैसे से, राइट। सो कंज्यूमर नीड्स जो है अगर आप बोले तो इस कारण इस जो ये भी एक जो है एडवांटेज रहेगा, ठीक है। एंड रिसोर्स इफिशिएंसी अमंग द यूनिट्स, राइट। सो अभी आप देखो अगर, तो बड़े ही इनफिशिएंट है और बहुत सारा लॉस गवर्नमेंट को लगता है इनको ऑपरेट करने में। गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस होता है, वो लॉस गवर्नमेंट के जो है मतलब रिसोर्सेज से जाता है, ठीक है। जैसे और अगर अगर बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करो, तो उसमें टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट को उनको रिकैपिटलाइज करना पड़ता है, राइट। रिकैपिटलाइज करना पड़ता है टाइम एंड अगेन, राइट। तो वो कहाँ से, गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा है, जो या तो कहीं अच्छी जगह यूज हो सकता था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे 55 नॉन स्ट्रेटेजिक सेंटर, और ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेंटर पीएससीज हैं, उसमें 45,000 समथिंग करोड़ का 3 साल में, पिछले जो है 2016-17 से 2018-19 में 45,000 करोड़ का लॉस था, ठीक है। सो अगेन दिस हाईलाइट्स की अगर इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा तो एक रिसोर्स एफिशिएंसी आएगी। प्लस अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा तो गवर्नमेंट कैपिटल भी फ्री अप हो जाएगा और मैनेजमेंट बैंडविड्थ भी फ्री हो जाएगी, ताकि इनको जो है कहीं और डिप्लॉय किया जा सके जो गवर्नमेंट के ट्रू फंक्शन है। मतलब गवर्नमेंट का रियलिटी में फंक्शन बिजनेस करना नहीं है, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, राइट। सो गवर्नमेंट का ट्रू फंक्शन बिजनेस करना नहीं, उसका है वेलफेयर करना, राइट। सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑल्सो इन टाइम्स ऑफ कोविड पेंडेमिक आप सबने देखा है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ गया है। इस टाइम में गवर्नमेंट को बहुत ही अर्जेंट नीड भी है रिसोर्सेज की। तो एक और ये भी चीज है कि जो इस टाइम में रिसोर्सेज आएगी तो वो हेल्पफुल हो सकती है गवर्नमेंट को फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नेशनल नेशनल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी, राइट। एंड ओवरऑल इट कुड ब्रिंग अ न्यू एरा जहां प्राइवेट सेक्टर जो है की रोल प्ले करेगा नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि 1991 से पहले, बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। बट आफ्टर
1991 and now with these reforms, this reform new policy, it is believed प्राइवेट सेक्टर जो है ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी जो है सब अच्छा है, कुछ कंसर्न्स भी होते हैं हमेशा प्राइवेटाइजेशन से एसोसिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा है पब्लिक वेलफेयर। ना उधर एक ही एग्जांपल दूंगा अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही, तो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि जो जनधन योजना है, राइट, जो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम थी गवर्नमेंट की फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इकोनॉमिक्स ने बताया कि 96% अकाउंट्स इसके जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोले, सिर्फ 4% अकाउंट जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो सर्टेनली देयर इज अ चांस दैट कि पब्लिक वेलफेयर जो है आपका अंडरमाइन हो सकता है। दूसरा बड़ा इशू है वैल्यूएशन का, राइट। सो कितने में बेची जाएंगी, ये प्राइवेटाइज करना मतलब उसको जो है यूनिट को बेच दे। नाउ वैल्यूएशन ऐसा है कि देखिए गिवन द करंट सिनेरियो, राइट, जो है प्रॉपर वैल्यूएशन में अगर नहीं बेचा जाए गया इनको, तो रादर देन बीइंग अ बेनिफिट इट वुड बी अ लॉस टू द गवर्नमेंट, प्लस उसके उसका बड़ा काफी पॉलिटिकल बैकलैश भी होगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन एंड पॉलिटिकली जो है बड़ा ही सेंसिटिव डिसीजन है, कई बार जो है इसमें जो है गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करने से डरती है। जैसे आपने खुद ने देखा एयर इंडिया जो क्लियरली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको भी प्रायोरिटाइज करने में कितना ज्यादा टाइम लग गया, कब से सालों लग गए उसको प्रायोरिटाइज करने में, राइट। तो और दूसरा है इसके अलावा ट्रेड यूनियंस होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो ट्रेड यूनियंस भी ये डिसीजन अपोज करती है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कंसर्न। ऑल्सो कई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जैसे वहां बताया कि लॉस मेकिंग है, तो कोई भी लॉस मेकिंग एंटरप्राइज क्यों खरीदेगा, सो इट मे नॉट फाइंड एनी बायर्स, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, ओके। तो ये कुछ कंसर्न थे, बट कंक्लूजन में आप बताओगे कि इट शुड बी इंश्योर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एक तो वैल्यूएशंस की बात की थी, तो वैल्यूएशंस जो हैं वो प्रॉपर रहें। दूसरी बात यह है कि जो भी रिसोर्सेस आए प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी भी यूनिट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचा, उससे जो पैसा आए गवर्नमेंट उनको प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए यूज करे। यानी ऐसा नहीं है कि मान लो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचा और उससे जो पैसा आया वो पैसा जो है सारा का सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में ही चले गया, राइट। सो ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, अगर डे टू डे एक्सपेंडिचर में कोई सब्सिडी देने में चले गया वो पैसा, सो मतलब वो पैसा दैट मनी इज लॉस्ट, राइट। कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बनी जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। रादर उस पैसे को अगर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, कहीं रोड्स क्रिएट करने में इसमें यूज किया, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट विल बी वो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है एंड इट वुड गिव मच मोर बेनिफिट टू द इकोनॉमी इन फ्यूचर, राइट। सो ऐसे प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए यूज करना है, ये ध्यान रखना है। एंड दे आर सोल्ड ओनली आफ्टर प्रॉपर वैल्यूएशन, ठीक है। एंड ओवरऑल आप बोल सकते हो एज वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम वन ग्लोबल विलेज आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, तो इंडिया भी ज्यादातर इंटीग्रेट हो रहा है एंड ग्रोइंग ट्रेंड इज दिस, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन इज अ पॉलिसी नॉर्म एंड इट सीम्स टू ओवरराइड द पॉलिटिकल कंपल्शंस एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग इफिशियंसी, क्योंकि अब जो है ग्लोबल कंपटीशन ग्लोबल है, ठीक है, यूनिट्स के बीच में, राइट। अब गवर्नमेंट जो है 1991 के पहले तो गवर्नमेंट शील्ड करती थी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन सबको, राइट, फ्रॉम एक्सटर्नल कंपटीशन, बट अब नहीं, अब सबके साथ कंपटीशन है। तो इफिशियंसी बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन इज द पॉलिसी नॉर्म, राइट। तो ये इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी एन आंसर, ठीक है। सो देखो ये जो आंसर है इसमें प्राइवेटाइजेशन वाला, तो अगेन यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन कुड बी इम्प्रूव, जो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। पॉलिसी के बारे में तो बताइए, जब बात पॉलिसी की करी जा रही है तो इंट्रोडक्शन हमेशा उसी के बारे में कि पॉलिसी क्या है ये बताइए। फिर इन्होंने बताया कि कैसे जो है प्राइवेटाइजेशन, सो इनका आंसर क्या है, एक जनरल आंसर हो गया ऑन प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेटाइजेशन के। और ये जो बेनिफिट्स बताए ये सर्टेनली सारे सही हैं, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, रिड्यूस फिस्कल बर्डन, सब सही है। बट एक चीज ये है कि आपने यहाँ पे पॉलिसी नहीं बताई। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन भी पूछता प्राइवेटाइजेशन पे और ये पॉलिसी वाला क्वेश्चन पूछता, क्या दोनों का आंसर सेम रहता? नहीं, तो पॉलिसी वाले का आंसर डिफरेंट है क्योंकि इसलिए आपको शुरुआत में पॉलिसी बतानी थी, ठीक है। और 1991 रिफॉर्म्स में मेनी ऑब्स्टिकल्स, अब नाउ अगेन यहाँ पे आप 1991 रिफॉर्म्स के ऑब्स्टिकल्स क्यों बता रहे हैं, आप यहाँ पे बताओ प्राइवेटाइजेशन के ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। ये यहाँ पे हम 1991 रिफॉर्म्स के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अगेन यहाँ पे जो है दिस शोज लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है।
सो अगेन प्रॉब्लम ऑफ प्राइस, सो प्राइस मतलब वैल्यूएशन। तो देखो पॉइंट सेम सही है, बट आपने प्रॉपर सब हेडिंग नहीं दी। आपकी हेडिंग के हिसाब से ये लग रहा है कि 1991 रिफॉर्म्स की बात है, बट हम तो बात कर रहे हैं जो नई न्यू पॉलिसी आई है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, उसकी। ठीक है। एंड पॉलिटिकल अपोजिशन, पॉइंट सारे सेम है, बट अगेन आपका स्ट्रक्चर और डिमांड के हिसाब से जो है आपने चीजें नहीं लिखी है। देन कंक्लूजन ऑल्सो इट इज अ बिट जेनरिक। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंटेंट ठीक है, बट ओवरऑल दिस आंसर इज अ जेनरिक आंसर, राइट, नॉट एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, राइट, कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से हमें लिखना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी, आई थिंक इट्स अ सिंपल वन, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर है। इट इज दैट इट इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हैज कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको डिस्कस करना है। तो बहुत सिंपल है, आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, इट विल बेनिफिट यू ओनली। सो पॉज करिए एंड यू कुड ट्राई दिस, पॉज द वीडियो एंड यू कुड ट्राई डूइंग दिस, इट विल बेनिफिट यू ओनली। ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो देखो इंट्रो में आप बताओगे एमएसएमईज क्या है, डिफाइन कर सकते हो, इवन टेबल बना सकते हो। फिर बताओगे कैसे वो बैकबोन है इकोनॉमी के, कुछ फैक्ट्स डेटा देके, फैक्ट्स एंड डेटा के थ्रू कि इतना परसेंट जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब। फिर बताओगे उनका पोटेंशियल क्या है कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर जो है पुअर्स इंगेज हैं उसमें। ठीक है। मेक इन इंडिया को फर्दर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट से कंट्री के, वो बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप जो है जो सारे पोटेंशियल बताओगे। फिर ऐसा है कि ये पोटेंशियल रियलाइज करने में कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ परेशानियां भी है। क्या इश्यूज है वो बता दो। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है और भी क्या किया जा सकता है वो बता दो। ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल फ्लो है इस आंसर का, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका एमएसएमई सेक्टर कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर इतना कर लिया तो एमएसएमई सेक्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया आपने। तो देखो इंट्रो में यू कुड डिफाइन दैट एमएसएमई सेक्टर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज फॉलोज। और वहां बता दो आप कि माइक्रो मतलब जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 5 करोड़। स्मॉल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 50 करोड़। Similarly, for medium, investment should in plant and machine should not be more than 50 crore and turnover should not be more than 250 crore. ठीक है। नाउ उसके बाद कैसे ये बैकबोन है, सो दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 111 मिलियन पीपल आर एंगेज इन इट, 28% ऑफ जीडीपी इनका कंट्रीब्यूशन है, 45% एक्सपोर्ट, 40% मैन्युफैक्चरिंग। आप चाहे तो इस डेटा को एक सर्कल में करके स्पाइक फॉर्म में बता सकते हो, विच वुड मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर। 51% of 634 lakh MSMEs are in rural areas. This shows its potential for inclusive growth. देखो सारा डेटा यहाँ पे दे दिया है। एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप मेन चीज यही बताएंगे। ठीक है। एंड 99% आर इन दी माइक्रो, यानी छोटे लघु उद्योग हैं, राइट, जो छोटे बिजनेसेस हैं। सो दिस शोज दी अगेन अनदर इंक्लूसिव पोटेंशियल, राइट। फिर इसमें भी 31%, दिस इज समथिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि 31% मैन्युफैक्चरिंग में, 36 ट्रेड में, 33 सर्विसेज में है। बट एक प्रॉब्लम भी है, मेल डोमिनेंस है। और बट अगेन समथिंग गुड अबाउट देम इज दैट सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स ओन 66% ऑफ एमएसएमईज। ठीक है। तो अगर इनका इम्प्रूव जो है स्टेट, अगर एमएसएमईज कोई ग्रोथ की बात करें, अगर ज्यादा ग्रोथ होती है उनकी, तो ऑटोमेटिकली जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स है उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा एंड दैट माइट आल्सो लीड टू देयर सोशल अपलिफ्टमेंट। ठीक है। पोटेंशियल सीधा सीधा आपको बताना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, क्योंकि बहुत ही एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करते हैं। दे कुड बूस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री and contribute to the manufacturing sector, promote the make in India, goal. And there is also significantly increasing share in contribution GDP, right? Now I think these facts are a little bit incorrect. थोड़ा यहाँ पे facts हमें check करने होंगे. Okay. Next is increasing the share of MSME contribution across key public and private industries. So अगर इनका शेयर बढ़ेगा तो जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, जो डोमेस्टिक जो लोग हैं उनकी भी डिमांड है गुड्स की, वो फुलफिल होगी, हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हो जाएगा, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट,
इंडिजिनाइजेशन का जो गोल है यानी मेक इन इंडिया एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और एमएसएमई सेक्टर विल अल्टीमेटली यू कुड से एक्ट एज कैटलिस्ट टू ब्रिंग the socio-economic transformations, right? So it could bring about a socio-economic transformation, but they face issues. क्या issues face करते हैं? So यहाँ पे देखो ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है ब्रीफली, फाइनेंस का इशू है कि उनको फाइनेंस इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको देख रखा है कि लैक ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस। तो 2017-18 में अगर देखा जाए तो टोटल जो लोन्स दिए गए थे या क्रेडिट दिया गया था उसका सिर्फ 17% जो था आउटस्टैंडिंग का वो एमएसएमई के पास था। तो देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में भी दे आर यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, रेगुलेशंस अगेन दे आर अ बर्डन, ठीक है, कई रेगुलेशंस दे आर बर्डन एंड मार्केट एक्सेस, ठीक है। तो इसके अलावा काफी एमएसएमईज जो हैं आपके क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने से क्या क्या होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, दे हैव लो प्रोडक्टिविटी बिकॉज दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑल्सो इनफॉर्मल सेक्टर में क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर में कई गवर्नमेंट इसकी ये रिकॉग्नाइज नहीं होते फिर गवर्नमेंट से। सो बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। अब एक और प्रॉब्लम इनके साथ देखी गई है कि कई जो एमएसएमईज हैं वो ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्मॉल रहने में उनको काफी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे उनके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन नहीं आता। जैसे ही वो ग्रो कर जाएंगे, एमएसएमई से बड़े हो जाएंगे, लार्ज फर्म्स हो जाएंगे, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा रेगुलेटरी बर्डन आ जाएगा, जो रेगुलेशंस की बात कर रहे थे ना। तो इसीलिए वो जो है ग्रो करना जो है अवॉइड करते हैं, राइट। सो because of regulatory burden. So that is also another major issue. Then they lack access to latest technology and modernization of production methods. फिर जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो अगर ये देखा जाए तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस इतनी नहीं है कि ये बाहर की जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे कॉम्पीट कर पाए। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट एक्सेस एंड लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस दे लैक लेवल प्लेइंग फील्ड, ओके। और फिर क्वालिटी स्किल्ड लेबर भी नहीं है, ओनली 3 to 4% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड, ठीक है। फिर फाइनेंस तो ऑलरेडी आपको बता दिया, और बैंक्स प्लस इनको लेंड भी क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस। कई बार ये जो एमएसएमईज है इनके पास कोई कोलेटरल यानी कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, तो इनको जो है लोन्स नहीं मिलते, राइट। एंड एक और प्रॉब्लम इनकी देखी गई कि डिलेज इन बायर पेमेंट। तो छोटे बिजनेसेस हैं, चाहे गवर्नमेंट को बेचें या प्राइवेट सेक्टर को, कई बार इनके जो कुछ चीज इन्होंने दी है उसकी पेमेंट इनको मिलनी होती है, उसमें डिलेज होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनके पास जो वर्किंग कैपिटल है यानी जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए इनको पैसा चाहिए उसका जो है शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इसके बियॉन्ड हार्डली कुछ और प्रॉब्लम होगी एमएसएमई की, राइट। नाउ गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने भी जो है एक रिवाइज डेफिनेशन लाए एमएसएमई की, जिसको सिंप्लीफाई कर दिया और जिसका एम्बिट बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो जो है एमएसएमई होने का बेनिफिट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनके लिए वो ले सके, राइट। चैंपियंस पोर्टल बनाया गया फॉर हैंड होल्डिंग ऑफ एमएसएमईज, ठीक है। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, राइट, मैंडेटरी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, राइट। सो कई जो है पब्लिक एजेंसीज को कहा गया है कि वो जो भी अपना प्रोक्योरमेंट करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज वो एमएसएमई से करें। जेम पोर्टल टू इंश्योर एक्सेस टू मार्केट्स, एमएसएमई संबंध, सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर एमएसएमई। तो एक पोर्टल बनाया है एमएसएमई संबंध, सो इट इज अ पब्लिक की गवर्नमेंट की एजेंसीज को कुछ भी सामान चाहिए तो वो इस पोर्टल के थ्रू एमएसएमई से प्रोक्योर कर सकते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमईज, इसके लिए क्या किया गया, कंप्लायंस बर्डन ईज किया गया है। जैसे वन एनुअल रिटर्न फॉर कि बहुत सारे जो इनको जो है कंप्लायंसेस करने होते हैं तो ये बताना होता है गवर्नमेंट को एक उसमें डिक्लेरेशन या कुछ रिटर्न देके कि हमने हाँ ये कंप्लायंस किए। तो साल में बस एक ही रिटर्न देना है जिसमें सारे कंप्लायंसेस ये अपने बता सकते हैं। बाकी काफी चीजें सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं सारे कंप्लायंस, और कंप्यूटराइज्ड रैंडम इंस्पेक्शंस होती है, ठीक है। इसके अलावा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, जिसमें एक एरिया में कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है ताकि बहुत सारे एमएसएमईज वहां आ सके और उस कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है, तो यूके सिन्हा कमेटी के कुछ सजेशन है हमारे पास, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। आप बोल सकते हो कि जेम पोर्टल यूज किया जाए फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमईज, राइट।
इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है डिस्प्लेइंग नेम्स ऑफ डिफॉल्टिंग बायर्स फ्रॉम एमएसएमईज, राइट। सो इनकी जो पेमेंट का डिले होता है उसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व कि जो बायर जो इनसे खरीदते हैं चीजें फिर इनकी पेमेंट नहीं करते, सो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में उनका नाम आना चाहिए ताकि उनको भी जो है डिफॉल्टर का स्टेटस हो तो उनको बैंक से क्रेडिट ना मिले। एंड सनसेट क्लॉज ऑन दी बेनिफिट्स टू स्मॉल फर्म्स। तो देखो जो प्रॉब्लम ने बताई गई थी कि ये जो फर्म्स है ये स्मॉल रहना प्रेफर करती है क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर बड़े हो जाएंगे तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करना पड़ेंगे। तो एक सनसेट क्लॉज रखो कि देखो आप आए हो, आप इनकॉर्पोरेटेड हो, 10 साल तक आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे एमएसएमई के, 10 साल के बाद आप छोटे रहो या बड़े हो जाओ आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक नेशनल काउंसिल फॉर एमएसएमई बनाई जाए ताकि एक कोहेरेंट पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर कर सके, ठीक है। तो अब देखते हैं एक आंसर। तो देखिए इस आंसर में इन्होंने शुरुआत में बता दिया एमएसएमईज क्या है, एंड ही हैज आल्सो गिवन द टेबल, सो दिस इज गुड। फिर इन्होंने बताया कि कैसे वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। यहाँ इन्होंने बताया दैट इट इज कि इतना 6 पॉइंट कंट्रीब्यूट टू 1/3 ऑफ आवर जीडीपी, 33% ऑफ जीडीपी, ठीक है। सो अगेन देखिए जीडीपी वाला फैक्ट इट्स अराउंड 28 to 30%, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। ना देखो एक चीज मैं बोलूंगा कि इन्होंने बैकबोन में यहाँ भी फैक्ट दिए, यहाँ भी चीजें बताई, यहाँ भी बताई, ये डुप्लीकेशन हो गया। सो अवॉइड दिस डुप्लीकेशन, आप चाहे तो इसको इधर ही इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दिस इज अ गुड प्रेजेंटेशन, राइट, दिस इज गुड, ओके। नाउ फैक्टर्स विच लेड टू ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, सो इधर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर दी गई, ठीक है, कि ऐसे इंटरनेट पेनिट्रेशन, चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, राइट, ये सब भी चलो एक एडिशनल डायमेंशन है, राइट, विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, ठीक है, ब्रीफली बता दिया एक एडिशनल डायमेंशन। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स बताई है इन्होंने, ठीक है, उद्यमी मित्र पोर्टल, एमएसएमई संबंध पोर्टल, डिजिटल एमएसएमई। बट आप इन स्कीम्स के बारे में ब्रीफली बताते क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ब्रीफली बताते, बिकॉज इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। आपने क्या एक नोट्स फॉर्म में पॉइंटर्स दे दिए बहुत सारे, राइट। इश्यूज में नाउ दिस इज अंडर एड्रेस, ठीक है, इसको आपने प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है, सिर्फ आपने 3 इश्यूज लिख दिए, राइट, जबकि ये था मोस्ट मेजर एरिया, राइट, मेजर एरिया था ये, इसको आपने बहुत कम जो है पॉइंट्स लिखे इसमें। देन कंक्लूजन में आपने जो है एमएसएमई बॉन्ड मार्केट की बात की, राइट। अगेन देखो कंक्लूजन भी आपका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखते, इसको आप चाहे तो पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते थे, कुछ सजेशंस देते और उसके बाद एक 2 लाइन का कंक्लूजन लिख देते, ठीक है। इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो अगेन ओवरऑल इट इज अ बिट जेनरिक, ठीक है, सो जेनरिक कंक्लूजन है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस आंसर में 2-3 प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है कि जो सारे सब पार्ट्स हैं, कुछ सब पार्ट्स अच्छे से एड्रेस किए, बट कुछ सब पार्ट जैसे ये इश्यूज वाला सब पार्ट है, इट इज नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली, राइट। 3 इश्यूज, दूसरी चीज इलेबोरेशन नहीं है चीजों का, आपने पॉइंट लिख दिया, क्रेडिट कंस्ट्रेंट हो गया, लार्ज इनफॉर्मलाइजेशन, रेगुलेटरी प्रॉब्लम, बट इलेबोरेट देम, इनको इलेबोरेट तो करिए, इस पे एक लाइन लिखिए, ठीक है, इलेबोरेट देम, इलेबोरेशन नहीं है। और तीसरी चीज जो है आपका कंक्लूजन जो है, नाउ कंक्लूजन इज अ बिट जेनरिक, ठीक है। तो इन चीजों पे वर्क करना है। अगेन ये दूसरों के लिए भी यही सजेशन है कि प्लीज कोई एक क्वेश्चन में आप सारे सब पार्ट्स को इक्वली एड्रेस करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही लॉपसाइडेड आंसर हो गया है क्योंकि ये जो मेजर पार्ट था ये जो है अलग ही तरीके से इन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।